नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर इस MPPSC के सफ़र में। दोस्तों, आज हम घरेलू हिंसा का अप्रभावी लॉकडाउन अर्थात लॉकडाउन की स्थिति में महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है और कैसे जो है महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है, इस पर एक पूरी विस्तृत चर्चा हम करने जा रहे हैं। इस वीडियो डिस्कशन को आप सीधे अपने सिलेबस में एसए और GS2 में आप उपयोग कर सकते हैं। एसए के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दिया गया है कि घरेलू हिंसा, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो नया सिलेबस आया है इसमें स्पष्ट रूप से डाल दिया है घरेलू हिंसा, और साथ में अगर GS2 की बात करें तो यहाँ पर महिला एक टॉपिक हमको देखने को मिलेगा। तो आप इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर को आप इन टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, वर्तमान में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार ने वैश्विक महामारी को जो है घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। भारत सहित विश्व के लगभग सभी देशों में स्वास्थ्य क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में चल रही समस्त मानवीय गतिविधियां एक प्रकार से आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से लॉकडाउन का शिकार है। और ऐसे में हमारा एकमात्र मूल उद्देश्य यही बचा है कि आखिर कैसे भी करके मानवीय जीवन की जो है हमें रक्षा करना है। तो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में जहां एक और लॉकडाउन एक प्रभावकारी उपाय साबित तो हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इस संकट के दौर में भी महिला एवं बच्चों को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, घरेलू हिंसा की वैश्विक स्थिति गंभीरता का आप अंदाजा ही इस बात से लगा सकते हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो एंटोनियो गुटरेस हैं, ऐसी हालत में जब पूरा विश्व कोरोना वायरस से लड़ रहा है तो वो सामने आ रहे और कह रहे हैं कि भाई घरेलू हिंसा में लगातार जो है वृद्धि देखी जा रही है। सबसे पहले हम आगे बढ़े, यहाँ पर आपको थोड़ा घरेलू हिंसा का तात्पर्य पता होना चाहिए कि आखिर घरेलू हिंसा का अर्थ क्या है। दोस्तों, घरेलू हिंसा अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे, और बच्चे कौन से, जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष से कम हो और उस बच्चे में बालक एवं बालिका दोनों के दोनों शामिल होंगे। तो ऐसा कोई भी कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी स्थिति जो असहनीय है तथा जिससे महिला एवं बच्चे दुख एवं अपमान सहन करना पड़ता है, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रताड़ित महिला किसी भी वयस्क पुरुष को अभियोजित कर सकती है। अभियोजित करने का अर्थ है उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करा सकती है। दोस्तों, हम थोड़ी सी चर्चा अब लॉकडाउन के बाद घरेलू हिंसा में वैश्विक स्थिति में क्या परिवर्तन आया है इस पर करेंगे। इस महामारी के कारण उपजी आर्थिक और सामाजिक चुनौती और आवाजाही पर पाबंद लगने के कारण लगभग सभी देशों में महिला एवं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में वृद्धि हुई है। भारत सहित सभी देशों में ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि कोरोना वायरस के फैलाव से पहले भी जो है आंकड़े बताते रहते हैं कि भाई घरेलू हिंसा बहुत अधिक बढ़ रही है, परंतु अभी बंद के बाद लगातार जो है विभिन्न देशों में, जैसे अगर हम ऑस्ट्रेलिया की ही बात करें तो घरेलू हिंसा के मामले में 75% की वृद्धि दर्ज की गई है। जहां अगर हम स्पेन और अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर भी घरेलू हिंसा की वैश्विक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि आखिर लॉकडाउन है क्या, थोड़ा ये देखते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन एक प्रशासनिक आदेश होता है। लॉकडाउन को एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत लागू किया जाता है। यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है। इस अधिनियम का इस्तेमाल किसी विकराल समस्या के दौरान होता है। जब भी कोई महामारी जैसे पैंडेमिक, आपको कोविड-19 पैंडेमिक देखने को मिल रहा है, ऐसी स्थिति में हम संपूर्ण लॉकडाउन लगाते हैं। जब केंद्र या राज्य सरकार को विश्वास हो जाए कि कोई गंभीर बीमारी देश या राज्य में आ चुकी है और सभी नागरिकों तक पहुंच रही है, तो केंद्र व राज्य सरकार सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक स्तर पर एक दूसरे से दूरी बनाना को क्रियान्वित करने के लिए इस अधिनियम को लागू कर सकते हैं।
इसे किसी आपदा के समय शासकीय रूप से लागू किया जाता है। इसमें लोगों को घर में रहने का आह्वान और अनुरोध किया जाता है व जरूरी सेवाओं के अलावा सारी सेवाएं जो है बंद कर दी जाती हैं। तो ये थोड़ी सी बात लॉकडाउन के संबंध में भी आपको याद रखना है, कहीं आपको 3 नंबर में आपसे पूछ ले। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस लॉकडाउन में भारत की स्थिति क्या है और भारत को कैसे इसने प्रभावित करा है, भारत में आखिर क्या हो रहा है। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग और विभिन्न संस्थानों की हम बात करें तो भारत में भी लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर हम चर्चा करें तो पहले सप्ताह जब लॉकडाउन लगभग 2 से 8 मार्च के समय हम देखें तो इस समय से ही महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में वृद्धि देखने को मिल रही है। और एक गैर सरकारी संगठन चाइल्ड लाइन इंडिया के अनुसार पिछले लगभग 11 दिनों में घरेलू हिंसा के मामले में 92,000 से अधिक कॉल प्राप्त हुए हैं। आप इन आंकड़ों से ही पता कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में भी जो है घरेलू हिंसा के मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये तो हमने भारत की स्थिति पर चर्चा करी कि लॉकडाउन का क्या इफ़ेक्ट हमको देखने को मिल रहा है, परंतु थोड़ी चर्चा हमें ये भी करना चाहिए कि भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न स्वरूप क्या है, भारत में कैसे कैसे किन किन मामलों में घरेलू हिंसा नज़र आती है। सबसे पहले महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा पर देखें हम तो किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना, जैसे मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, किसी वस्तु से मारना या किसी अन्य तरीके से महिला को शारीरिक पीड़ा देना, महिलाओं को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को दिखाने के लिए विवश करना, उनका रेप करना, उनसे दुर्व्यवहार करना, उनको अपमानित करना, उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी करना, आत्महत्या की धमकी देना या मौखिक दुर्व्यवहार करना, ये सब कुछ जो है घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2/3 विवाहित भारतीय महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार है और भारत में 15 से 49 आयु वर्ग की 70% विवाहित महिलाएं पिटाई, बलात्कार या जबरन यौन शोषण का शिकार है। और वही अगर हम पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसा की बात करें तो आपको सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा कि भाई क्या पुरुषों के विरुद्ध भी घरेलू हिंसा हो सकती है। तो बिल्कुल ऐसे मामले भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस तथ्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते कि महिलाओं के खिलाफ ही घरेलू हिंसा एक बड़ी समस्या है। भारत में पुरुषों के खिलाफ भी घरेलू हिंसा धीरे धीरे बढ़ रही है। समाजों में पुरुषों का वर्चस्व यह विश्वास दिलाता है कि घरेलू हिंसा के प्रति वह भी संवेदनशील नहीं है। और इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि पिछले कुछ महीने पहले ही चंडीगढ़ और शिमला में सैकड़ों पुरुष इकट्ठा हुए, जिन्होंने अपनी पत्नियों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ की जाने वाली घरेलू हिंसा में बचाव और सुरक्षा की गुहार लगाई थी। दोस्तों बच्चों के विरुद्ध जो भी मामले आ रहे हैं, इसको भी हम घरेलू हिंसा में शामिल करते हैं। हमारे समाज में बच्चों और किशोरों को भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। वास्तव में हिंसा का यह रूप महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बाद रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में दूसरा है। महिलाओं के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित है तो ये बच्चे हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्र तथा भारत में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के परिवारों में इसके स्वरूप में बहुत भिन्नता है। शहरी क्षेत्र में अधिक निजी है और घर की 4 दीवारों में छिपा हुआ नजर आता है, जहाँ गांव की स्थिति में यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है। दोस्तों घरेलू हिंसा में एक और बड़ा वर्ग जो है शिकार हो रहा है, वह है बुजुर्गों के विरुद्ध घरेलू हिंसा। बुजुर्ग जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित है। घरेलू हिंसा के इस स्वरूप से तात्पर्य उस हिंसा से है जो घर में बूढ़े लोगों के साथ साथ अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की जाती है। घरेलू हिंसा की यह श्रेणी भारत में अत्यधिक संवेदनशील होते जा रही है। इसमें बुजुर्गों के साथ मारपीट करना, उनसे अत्यधिक घरेलू काम कराना, भोजन आदि न देना तथा उन्हें शेष पारिवारिक सदस्यों से अलग रखना शामिल है। दोस्तों ये तो हमने भारत की स्थिति के बारे में बात की कि आखिर भारत में कैसी स्थिति है,
परंतु हमें थोड़ा ये भी समझना होगा कि आखिर घरेलू हिंसा के पीछे क्या कारण रहते हैं। आखिर क्या कारण है कि कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा करने पर आतुर हो जा रहा है। तो ये विभिन्न कारण हमने सिंगल पॉइंट में लिखे। आप इसका सीधे के सीधे आप अपने एस्से में थोड़ा और इलेबोरेट करके और आंसर में आप इन पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो रोजगार की बात आती है। दोस्तों, अगर हम महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण हम देखें तो उसमें एक रोजगार एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब रोजगार कैसे? क्योंकि अगर कहीं भी अगर शांति स्थापित करना है, वैसा कहते हैं ना कि भाई अगर पैसा है तो सब शांति भी रहेगी, अगर पैसा नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी बातें कर ले, शांति नहीं रहने वाली। तो लॉकडाउन के कारण जो भी दंपत्ति है, या ऐसा कहे भाई जब जो घरेलू हिंसा पर शोध कर रहे हैं विशेषज्ञ बताते हैं कि जब पुरुषों और महिलाओं को रोजगार मिलता है तो घरेलू हिंसा में गिरावट आती है, क्योंकि पति पत्नी के बीच बातचीत कम होती है। अब देखिए, न पुरुष जॉब पर जा रहा है, न महिला जॉब पर जा रही है, और 24 घंटे वो एक साथ एक ही घर में समय बिता रहे हैं। और लॉकडाउन के कारण दंपत्ति के सामने रोजगार की असुरक्षा का प्रश्न भी खड़ा हो उठा है, और इसे महिला और पुरुष दोनों के दोनों ही तनावग्रस्त हो गए। तनाव के कारण पारिवारिक कलह बढ़ती जा रही है, और जो अंततः घरेलू हिंसा के सामने घरेलू हिंसा के रूप में सामने आ रही है। दोस्तों, लॉकडाउन के कारण ही बच्चों के जो स्कूल हैं ये भी अनिश्चित काल के लिए बंद हो चुके हैं। और ये जो है एक प्रकार से जब बच्चे घर में रहते, जब स्कूल जाते थे और कुछ समय पार्कों में खेलते थे, परंतु लॉकडाउन के कारण क्या हो गया है कि अनिश्चितकालीन अवकाश कर दिया गया है, पार्कों में खेलने पर प्रतिबंध लग गया है, जिससे बच्चे घर में ही खेलकूद करते हैं। परिणाम स्वरूप अनावश्यक शोरगुल होता है, जो बच्चे व महिलाओं के प्रति हिंसा का कारण बनता है। एक और भी बहुत मज़ेदार पॉइंट है दोस्तों कि लॉकडाउन के दौरान सामाजिक स्तर पर लोगों का मेल मिलाप प्रतिबंधित हो गया, जिससे लोग अपना समय व्यतीत करने व अपने परिजन व मित्रों से बात करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर और फ़ोन पर अत्यधिक समय अब देने लगे हैं। और ये भी एक बड़ा कारण है कि जो कि दंपत्तियों के बीच में कलह कर रहा है। साथ में लॉकडाउन के बाद महिला पर परिवार, बच्चों की देखरेख, घरेलू कार्य के अलावा पति की यौनाचार इच्छाओं की पूर्ति के अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ गई है, जिससे वो जो है अवसाद में वृद्धि हो रही है और पारिवारिक कलह बढ़ रहा है। और भी कुछ अन्य कारणों की बात करें घरेलू हिंसा की, तो विवाहेतर संबंधों में लिप्त होने का शक, ससुराल वालों की देखभाल न करना, बच्चों की उपेक्षा करना, स्वादिष्ट खाना न बनाने के कारण भी परिवारों के सदस्यों द्वारा उन पर हमले का कारण बनता है। दोस्तों, ये तो हमने घरेलू हिंसा के कारण देखे। अब हमें ये भी देखना जरूरी है कि आखिर जो है घरेलू हिंसा के प्रभाव क्या होते हैं। एक घरेलू हिंसा से शिकार महिला की स्थिति क्या हो जाती है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है तो उसके लिए डर से बाहर आना अत्यधिक कठिन हो जाता है। और लगातार घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद व्यक्ति की जो सोच है वो उस पर नकारात्मकता हावी हो जाती है, और उस व्यक्ति की जो जीवन शैली है वो व्यक्ति मुख्य धारा में उसको लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं। घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इसमें पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात से वापस ही नहीं आ पाता है। ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर अवसाद का शिकार हो जाते हैं। घरेलू हिंसा की यह सबसे खतरनाक और दुखद स्थिति है कि जिन लोगों पर हम इतना भरोसा करते हैं और जिनके साथ रहते हैं, जब वही हमें इस तरह का दुख देते हैं तो व्यक्ति का रिश्तों पर से विश्वास ही उठ जाता है और वह स्वयं को अकेला कर लेता है। कई बार इस स्थिति में लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। घरेलू हिंसा का सबसे व्यापक प्रभाव दोस्तों बच्चों पर पड़ता है। इनके सीटी स्कैन से पता चला है कि जिन बच्चों ने घरेलू हिंसा में अपना जीवन बिताया है उनके मस्तिष्क पर एक कार्पस कॉलोसम या हिप्पोकैम्पस नामक जो भाग है सिकुड़ जाता है, जिनसे इनकी सीखने, संज्ञानात्मक क्षमता और भावनात्मक शक्ति जो है प्रभावित हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हिंसा का शिकार हुई महिलाएं जो हैं सामाजिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों में अब कम ही भाग लेती है। और ऐसे बच्चे जो है अपने पिता से गुस्सेल व आक्रामक व्यवहार सीखते हैं, और जहाँ घरेलू हिंसा होती है वहाँ इस बात का पूरी गुंजाइश रहती है कि वहाँ का जो बालक है
अन्य बच्चों से कमज़ोर रहेगा व साथ में उसमें हिंसात्मक गुण भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर हम बालिकाओं की बात करते हैं तो वह नकारात्मक व्यवहार सीखती है और प्रायः चुपचाप रहने वाली, परिस्थितियों से दूर भागने वाली और दब्बू किस्म की बालिका या महिला बनकर रह जाती है। तो दोस्तों, घरेलू हिंसा के कारण प्रभाव के साथ साथ हमें समाधान भी खोजना होगा और समाधान में आखिर सरकार क्या कर रही है और क्या क्या इसके अंतर्गत जो हम भी कर सकते हैं। तो समाधान के प्रयास में दोस्तों भारत में सुधार लाने के लिए सबसे पहले कदम के तौर पर यह आवश्यक होगा कि पुरुषों को महिलाओं के खिलाफ रखने के स्थान पर पुरुषों को इस समाधान का भाग बनाया जाए। हम पुरुषों को गाली नहीं बक सकते, पुरुषों को हम हर समय दोष नहीं देंगे, क्योंकि हम अभी तो यही करते आए हैं ना कि भाई घरेलू हिंसा हो रही है, पुरुषों को दोष दो, पुरुषों को गाली बको और हम उससे उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कोशिश करना है कि पुरुषों को खिलाफ रखने के स्थान पर समाधान का भाग बनाया जाए। मर्दानगी की भावनाओं को स्वस्थ मायनों में बढ़ावा देने और पुराने घिसे पिटे ढर्रे से छुटकारा पाना अनिवार्य होगा। भारत सरकार ने महिलाओं एवं बच्चों को घरेलू हिंसा के संरक्षण देने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भी पारित किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 द्वारा भारत मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हो गया है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को घरेलू हिंसा से उबरने वाले परिवारों को पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए तंत्र विकसित करने की जरूरत है। दोस्तों, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वोग इंडिया ने लड़के रुलाते नहीं अभियान चलाया, जबकि वैश्विक मानवाधिकार संगठन ब्रेक थ्रू द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ बेल बजाओ अभियान चलाया गया। ये दोनों ही अभियान महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से निपटने के लिए निजी स्तर पर किए गए शानदार प्रयास थे। इस संकट की घड़ी में घरेलू हिंसा से निपटने के लिए पुलिस की अलग विंग बनाने की आवश्यकता है और इस कार्य में सिविल डिफेंस में कार्यरत लोगों की सहायता भी जो है ली जा सकती है। दोस्तों, अंत में निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि यदि हम सही मायनों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो वक्त आ चुका है कि हम एक राष्ट्र के रूप में सामूहिक तौर पर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि हम एक राष्ट्रव्यापी, अनवरत तथा समृद्ध सामाजिक अभियान की शुरुआत करें। दोस्तों, ये पूरा का पूरा डिस्कशन आई होप आपको पसंद आया होगा। इसमें एक छोटा सा प्रयास ये भी है कि अगर आप निबंध लिखते हैं, कोई महिला या घरेलू हिंसा पर निबंध लिखते हैं और उस निबंध को लिखने की शुरुआत या निबंध का अंत आप एक बहुत अच्छी पोयम से कर सकते हैं। तो उस निबंध के इस प्रकार के निबंध के लिए एक पोयम है कि हाँ, मैं स्त्री हूँ, भगवान को भी अपने घर में रखने की ताकत रखती हूँ, कितना ही मुझे कुचलो। दोस्तों, यहाँ पे घर नहीं, यहाँ पे गर्भ है। भगवान को भी मैं अपने गर्भ में रखने की ताकत रखती हूँ, कितना ही मुझे कुचलो। मैं गर्व से अपने सर को उठाकर चलती हूँ, अपने बच्चों के लिए सारे जहर आसानी से पी लेती हूँ, हाँ मैं स्त्री हूँ। इस पोयम का आप उपयोग निबंध को लिखते हुए कर सकते हैं। तो ये था पूरा टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।